हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कोर टॉपिक है। अब तक हम डिस्कस करते आए हैं कि एक ऐसा सिस्टम का डिज़ाइन जो सभी लोगों को उनके सुखों तक पहुंचाता हो, जहां पे कोई इनसिक्योरिटी जन्म ना लेती हो। तो आज हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि हम ये पहले बात की है कि डिमांड और सप्लाई जो है ये कोर मतलब इशू है, जिसके कारण सारी इनसिक्योरिटीज का जन्म होता है। यानी जितने मनुष्य जो चाहते हैं वो अभी की व्यवस्था में उसे प्रोड्यूस और उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में आपने जो सिस्टम डिजाइन किया है उसमें आपने किस तरीके की रूपरेखा रखी है जिससे कि ये संभव हो कि हम वो अपने जो हमारी विशेष हैं उसको प्रोड्यूस कर पाएं और फिर उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए और इनसिक्योरिटीज जन्म न ले पाएं और सब अपने सुखों तक बहुत इजीली कम से कम समय में और इजी तरीके से उस तक पहुंच पाएं। ये कैसे संभव होगा? देखो दोस्तों, मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है। उसमें एक छोटी सी मैं एक पॉलिसी बता रहा हूँ जो बहुत मेन पॉलिसी है छोटी सी। जितनी भी सारी पॉलिसी हैं बड़ी छोटी छोटी हैं, बड़ी सिंपल सी हैं, बड़ी सीधी सी हैं। बस अब तक लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए शायद वो लोगों की कॉन्शियसनेस में नहीं आई है, लोगों के जानने में नहीं आई। वैसे बहुत आसान है। अभी तक क्या होता रहा है कि कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आया वो प्रोडक्शन उन्होंने पहले किया और बाजार में सामान रख के डिमांड का वो इंतजार करते हैं। मतलब अभी तक जो सिस्टम रहा अभी है, तक जो सिस्टम है, हाँ, वो शुरू से लेकर आखिर तक का, वो पहले छोटे रूप में था, अभी थोड़ा सा बड़े रूप में हो गया है। लेकिन अभी भी कंपनीज एक वॉइस ऑफ कस्टमर कलेक्ट करती है, एक स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती है। यस, वो एक स्टैटिस्टिक्स करती है। लेकिन चूंकि अभी लोगों में जो खरीदने की शक्ति है, जिसको हम परचेजिंग पावर बोलते हैं, वो इतनी कम है कि जब आदमी जब वो सर्वे करने चलते हैं और पूछते हैं लोगों से कि आपको ये सामान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लोग बोल देते हैं हाँ। अब लेकिन उनकी परचेजिंग पावर तो होती नहीं है, तो वो उनको चाह कर भी वो उसको खरीद नहीं सकते, तो डिमांड बन ही नहीं पाती है। तो कभी भी सही डिमांड का उनको एहसास हो ही नहीं पाता है। तो अब वो क्या करते हैं कि वो प्रोडक्शन बना लेते हैं। कुछ तो कंपनी में पड़ा रहता है स्टॉक में, आप देखते भी होंगे ना कि सेल लगी है स्टॉक रहने तक, और कुछ जो है जो व्यापारी हैं उनके पास भी स्टॉक में पड़ा रहता है और दुकान में भी लगा रहता है, और थोड़ा बहुत वो इंतजार करते रहते हैं बैठ के कि अभी आज कस्टमर आएगा, मतलब डिमांड आएगी और वो खरीदेगा और वो ले जाएंगे। और उसके बीच में मोल भाव और ये इससे भी इस चेन में एक स्लोनेस आती है। और ये किसकी वजह से? सारी बात है कि परचेजिंग पावर की वजह से। अब परचेजिंग पावर किसी की कम है तो वो तो पूरी कोशिश लगाएगा कि मैं 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में खरीद लूं, क्योंकि 8 ही रुपए उसके पास है। और सीधी सी बात है, व्यापारी को भी फायदा उठाना है तो वो 10 रुपए से नीचे बेचने की कोशिश नहीं करेगा। तो इससे भी क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई में रुकावट आती है। जैसे सड़क के बीच में हम वो लगा देते हैं ना, स्पीड ब्रेकर, तो ये इसमें भी वो ब्रेकर का काम करती है। दूसरा कि कंपनी के अपने रिजल्ट हैं, अपने वो हैं कि वो थोड़ा प्रोडक्शन करेगी तो सीधी सी बात है ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा सामान, उस हिसाब से वो उसकी कॉस्ट और हो जाती है। और परचेजिंग पावर कम है तो ये सारे इल इफेक्ट्स, यस, हाँ, मतलब सारे के सारे ऐसे फैक्टर पैदा होते चले जाते हैं जो परचेजिंग करने में और मुसीबत खड़ी करते हैं। मतलब कंपनीज रिस्क उठाती हैं जहां पे उनको वो कुछ अपने जितना उनकी कैपेसिटी है उससे डिमांड एसेस करने की वो एक चेष्टा करती हैं। लेकिन चूंकि परचेजिंग पावर नॉन यूनिफॉर्म है और करेंसी अपनी सही मतलब जगह पे प्लेस्ड नहीं है और उसका सर्कुलेशन उस हिसाब से नहीं है, तो वो कभी भी सही डिमांड को नहीं जज नहीं कर पाता। कोई सिस्टम भी नहीं है जिसमें सारे लोगों की वो टोटल डिमांड को कलेक्ट किया जाए। हाँ। और टोटल डिमांड को आप कलेक्ट कर भी लोगे तो अब जैसे बोलोगे कार, अब हर घर में बोल देंगे लोग कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो डिमांड आपके पास पहुंच गई।
लेकिन अगर आपने सबकी डिमांड बना के और वो सामान बना दिया, बाजार में खरीदने कोई नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटी नहीं किसी के खरीदने की। तो खाली आप खाली डिमांड जान लोगे इतने से काम नहीं चलेगा। आपको जो डिमांड है वो परचेजिंग पावर से फ्री रखना पड़ेगा। अभी जो आदमी के खरीदने की बात है वो उसकी परचेजिंग पावर से वो खरीद सकता है। किसी के पास 1000 रुपए हैं तो वो 1000 रुपए तक का सामान खरीद सकता है, और ऊपर से दूसरी इनसिक्योरिटी है जीवन में, तो वो 1000 रुपयों को भी खर्च नहीं करना चाहता, वो उसमें से 500 रुपए फ्यूचर के लिए भी रखना चाहता है। समझ रहे हैं, ये भी एक बैरियर है परचेजिंग पावर के कम होने के बढ़ने में। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो ये कि लॉजिकली क्या होना चाहिए। लॉजिकली ये होना चाहिए कि पहले हमें डिमांड का पता होना चाहिए, रियल डिमांड का। और रियल डिमांड का पता तभी चलेगा जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे ऑनलाइन जिसमें हर आदमी या हर परिवार जैसे स्तर की चीज है वो उसमें अपनी डिमांड फीड कर सके। मंथली है तो मंथली, वीकली है तो वीकली, डेली वाली है तो डेली वाली, ईयरली है तो ईयरली, 50 साल में एक बार वाली है, तो जिस भी लेवल की डिमांड है वो सारी डिमांड उसमें एडवांस में वो उसमें फीड कर सके, जिससे कि वो डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बटन दबाने से मिल जाए कि भाई हमारे टोटल नागरिक इतने हैं और टोटल उनको इतना गेहूं चाहिए, इतनी मक्का चाहिए, इतना दाल चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, इतने बिस्किट्स चाहिए, इतने वाहन चाहिए, इतने टीवी चाहिए, इतने मोबाइल चाहिए, सारे जितने भी तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं वो कितने कितने किसको कितने कितने टाइम में चाहिए, ये सारी की सारी जो डिमांड है वो सरकार के पास पहुंच जाए अगर हम एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना दें और उसमें हर आदमी का एक प्रोफाइल खुल जाए। व्यक्तिगत रूप से उसका प्रोफाइल खुल जाए, फैमिलीगत रूप से खुल जाए, सोशल रूप से खुल जाए और समष्टिगत रूप से खुल जाए। चारों तरह से। मतलब एक आध इसको जरा मैं थोड़ा उदाहरण देता हूं। सारे प्रोफाइल व्यक्तिगत ही खुलेंगे, वो फैमिली में कैसे हो जाएंगे, जैसे ये 4 प्रोफाइल एक फैमिली के हैं, समझ गए? तो वो उसको एक फैमिली काउंट कर देंगे, वो उसी में हो जाएगा इनबिल्ट सिस्टम में। हाँ, और ये इतनी फैमिलियां इतने भूभाग में रहती हैं, मान लिया ये 10,000 फैमिली है तो इनका टोटल मिला के ये हो गया। मतलब सारा डेटा जो डिमांड, हाँ, क्योंकि ये डाटा आपको इसलिए जरूरत पड़ेगी कि अब आप डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में और प्रोडक्शन के टाइम में कि जहां चाहिए वहीं के आसपास आप उसको प्रोडक्ट करने के लिए निश्चित करें और उसी हिसाब से उसको सप्लाई कर दें, है ना। जैसे वहां पहुंच जाए, फिर मोहल्ले वाली सप्लाई छोटी वाली गाड़ी में पहुंच जाए, उस मोहल्ले में ये सारी चीजें पहुंचा दो ताकि सब सप्लाई करने में इजी रहेगी। नहीं तो फिर हर आदमी का एक आदमी का कैसे आप करोगे, समझ रहे? तो कुल मिला के आप पॉइंट ये कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल प्लानिंग के लिए एक टोटल रूप से रियल डाटा चाहिए और जिसको आपको परचेजिंग पावर से फ्री रखना पड़ेगा। लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास पैसा है नहीं है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या चाहिए आप खुल के अपनी डिमांड रख दो। जो भी आप डिमांड रखोगे एक लिमिट हम आपकी बना देंगे परचेजिंग पावर में कि तब तक उतने लिमिट तक आपको पैसे, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप उतने लिमिट तक आप खरीदते चले जा सकते हो। केवल कंडीशन इतनी ही होगी कि जितना भी सारा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होने चाहिए। अगर कोई दूसरी आपकी इनएबिलिटी नहीं है तो, मतलब आप बीमार नहीं है या आप कैपेबल नहीं है, तो अगर आप ये सब में नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उनको तो बिना काम करे ही मिलेगा। काम करने की आपकी स्थिति है, 25 से 50 साल के आपके बीच के हैं और आप एबल हैं काम करने में, तो वहां पे ये कंडीशन रहेगी कि आप कहीं ना कहीं उस सिस्टम में अपनी योग्यता, क्षमता और हिसाब से आप काम करते हुए होने चाहिए बस। और आप उतने लिमिट तक, वो लिमिट अच्छी खासी होगी, वो इतनी लिमिट होगी कि लगभग सारे प्रोडक्ट उतने लिमिट में आ जाएंगे ऑन एन एवरेज। तो इससे आपकी जो डिमांड करने की शक्ति है वो फ्री हो जाएगी, तो आप कितना भी डिमांड करते रह सकेंगे।
ठीक है। और सिस्टम को भी पता होगा कि आपकी लिमिट यहाँ तक है, तो अभी आपकी कितनी पावर बची है, उस हिसाब से वो प्रोडक्शन करने में लगा देगा, मतलब उतना प्रोडक्शन रखेगा। तो पहले डिमांड होगी फिर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगी। हाँ, करेंसी अभी साइड खड़ी है, अभी करेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो सामान जिसके यहाँ जाता चला जाएगा, उसके अकाउंट में उतना माइनस होता चला जाएगा, मतलब लोन होता चला जाएगा। अगर उसके पास करेंसी नहीं है तो उसमें से माइनस हो जाएगी, नहीं है तो माइनस होती चली जाएगी, और उस लेवल तक माइनस होती रहेगी जब तक जितने की लिमिट रखी है, ठीक है। और जहां पे वो कोई ना कोई प्रोडक्शन में काम कर ही रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वहां से जो उसकी आय होगी, वहां पे भी एक निश्चित फॉर्मूला होगा जिससे चीजों के जो मूल्य हैं वो रखे जाए। किसी दूसरे एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और सैलरी निर्धारण करना, और पर किसी गुड की क्या वैल्यू हो, उसका क्या निर्धारण हो करेंसी द्वारा, वो मैं अगले में बता दूंगा। यहाँ मैं खाली एक छोटे स्वरूप में बता रहा हूँ कि तो उसको वहां से जो वेतन मिलेगा वो वहां प्लस होता रहेगा उसके अकाउंट में, ठीक है। और इस हिसाब से माइनस प्लस चलता रहेगा। डिजिटल करेंसी ही होगी, ये कागज वाली या ये धातु वाली ये कोई करेंसी नहीं बचेगी, ठीक है। डिजिटल करेंसी होगी। आपका जो प्रोफाइल है, अकाउंट है, उसमें आप जो अर्न करेंगे वो प्लस हो जाएगा, जो आप खर्च करेंगे वो माइनस हो जाएगा, और एक वो उतने लिमिट तक ये चलता रहेगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास नहीं है। और बहुत सारी चीजें तो सोशल लेवल पे सारी फ्री होंगी, उसमें ना आपका कोई माइनस होगा ना कुछ होगा, जिसमें हॉस्पिटलिटी है, मतलब हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, और दूसरी चीजें हैं बहुत सारी, जैसे सड़क, बिजली, पानी, टीवी, ये जो आपकी मोबाइल कॉल और ये और वो एक लिमिट तक सब फ्री होंगी। उसके लिए आपको कोई माइनस प्लस नहीं होगा, समझ रहे? तो इसमें क्या कोई टैक्स भी अलग से कटता होगा? नहीं, इसमें टैक्स नहीं कटेगा, आपका इनकम टैक्स कोई नहीं होगा, और टैक्स किसी भी प्रकार का कोई नहीं होगा। जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन होगा और सर्विस होगी, उसमें जो सब खर्चा काट के जो बचेगा, उस एक हिस्सा सरकार को चला जाएगा, जिससे सरकार ये सारे काम करेगी फ्री वाले, सोशल फैसिलिटीज हैं सारी की सारी, यस ओवरऑल। और एक हिस्सा जाएगा जो वहां पे वर्क करेंगे उस प्रोडक्शन में। 50% सरकार को चला जाएगा और 50% जो काम करते हैं उनको जाएगा, ठीक है, जो नेट आय होगी। उस 50% से वो सारे काम होंगे जो सरकार ने अपने बेस पर सोशल लेवल से करने हैं, वो सब फ्री होंगे, वही होगा। इसके अलावा ना कोई टैक्स होगा। डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई, ये चेन होगी, और इसमें करेंसी का रोल आप थोड़ा सा समझ ही गए होंगे। बाकी मैं किसी दूसरे एपिसोड में आपको करेंसी का और अच्छे से मैं मीनिंग समझा दूंगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है कि सब कंफर्टेबल। हम वो रिस्क्स खत्म कर रहे हैं जो पहले, क्योंकि अभी के सिस्टम में जब कोई बिजनेसमैन या जो प्रोडक्शन जो ये जिम्मा लेता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसके पास ये नॉलेज नहीं होती डिमांड की, तो वो रिस्क लेता है, और इसीलिए वो डिमांड की नॉलेज भी नहीं होती, और उसके पास ये भी नहीं होता कि लोगों को वो बिना परचेजिंग पावर के दे दे। हालांकि दे रहे हैं, पर वो बहुत थोड़ा है, बड़े लिमिटेड लोन पे दे रहे हैं, और उसपे भी ब्याज होने से वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पर हाँ, हमारे इसमें ब्याज भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब जितने का सामान आपने खरीदा है, तो आपको चाहे वो 10 साल में आपसे वो रिटर्न होगा, वो उतना ही होगा जितना मूलधन होगा। उस पर ऊपर से कोई 1 रुपया भी आपका अलग से नहीं जुड़ेगा। माने ब्याज नाम की कोई चीज नहीं होगी उस सिस्टम में, किधर में भी। तो ये एक साइकिल बनेगा डिमांड का, प्रोडक्शन का और सप्लाई का। तो अगले एपिसोड्स में हम ये डिटेल में जानना चाहेंगे कि किसी वस्तु का कैसे कोई मूल्यांकन हो, कैसे उसकी प्राइस फिक्स हो, कैसे सैलरी फिक्स हो किसी की,
और इससे सोशल इफेक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ऐसा लग रहा है कि इसमें ये जो अभी तक जितनी भी ये अमीरी गरीबी और ये जो पोलैरिटीज क्रिएट हो रही थी इस तरीके की, वो सारी डिसॉल्व होने वाली हैं और एक नया सोशल आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है जो मूल में सभी ह्यूमंस को एक इक्वल पोजीशन पे खड़ा कर रहा है। ऑल्दो उनके इंटरेस्ट अलग हैं, उनके भोग अलग हैं, उनकी चॉइसेस अलग हैं, लेवल अलग है, हाँ उनके लेवल अलग है, उनके काम करने के दायरे अलग हैं, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। उसके बावजूद वो एक मूल्य पे खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कम्युनिस्ट सिस्टम है जहां सबको बराबर कर दिया, या कोई कैपिटलिस्ट सिस्टम जहां पे सिर्फ क्या बोलते हैं, जो परचेजिंग पावर के ऊपर सोशल स्टेटस का निर्धारण हो रहा है। तो ये कुछ अलग सिस्टम सोशल इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो इसको बोलोगे तो इसमें सारी अच्छी सारी बातें हैं, हाँ सबकी। आपको कोई एंगल से लग सकता है कि ये कम्युनिस्ट टाइप का सिस्टम है, इसमें उसकी बात है। हाँ, कोई एंगल से लगेगा कि नहीं ये तो डेमोक्रेटिक है। हाँ, कोई एंगल से लगेगा नहीं ये तो राजा वाला है। हाँ, कोई एंगल से लगेगा नहीं ये तो ये वाला है। हाँ, आपको कोई एंगल से कुछ भी लग सकता है। हाँ, लेकिन सार्वभौमिक बात ये है कि इसमें सारे अच्छे फैक्टर्स हैं, हाँ, और सही जगह पे एडजस्ट है, और इस तरह से हैं कि वो अपने कंसिक्वेंसेस नहीं देंगे, साइड इफेक्ट्स नहीं देंगे, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इन बाकी के आपने देख ही लिए, कहीं ना कहीं रन हो ही रहे हैं ये सिस्टम ऑलरेडी, और उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं जो कि हमसे बराबर किए हुए नहीं बराबर हो रहे हैं। तो और इसमें कोई साइड इफेक्ट ही नहीं पैदा होगा। चलिए, ये एक नया डायमेंशन खोल रहा है डिस्कशन का, जहां हम बहुत सारे पहलुओं पे गौर करने के लिए टॉपिक्स उठ रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि इस डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के चेन को जब हम सेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल हमारी लाइफ पे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सभी का बहुत